हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजीत सर क्लासेस पे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लिंग निर्धारण। तो देखिए, लिंग निर्धारण क्या होता है। तो लैंगिक जनन का परम आवश्यक सत्य यह होता है कि अपने जैसे युग्मकों का निर्माण करना। तो लिंग निर्धारण में जैसे जनन के द्वारा प्रत्येक जीव जो होते हैं जनन के द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं या जन्म देते हैं, और वो संतान में दो प्रकार का लिंग निर्धारण होता है, एक नर तथा दूसरा मादा होती है। और लिंग निर्धारण के फलस्वरूप नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं मानवों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, मानवों में लिंग निर्धारण के खोजकर्ता जब खोज कर रहे थे तब उन्होंने देखे कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर तथा मादा दोनों में एक समान होता है, जो XX के रूप में होता है। तो देखिए, जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो एक समान होते हैं नर तथा मादा दोनों में, जिसे ऑटोगैमी कहा जाता है या ऑटोसोम। तो देखिए, जो 22 जोड़े गुणसूत्र एक समान होते हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, और एक जोड़े गुणसूत्र अलग होते हैं तो वो XY। तो देखिए, जो समान होते हैं वो XX के फॉर्म में होते हैं, और जो विपरीत लिंग होते हैं वो XY के रूप में होते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है वो विपरीत होता है, XY के रूप में होता है। तो देखिए, उसे लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, मानवों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र नर तथा मादा दोनों में एक समान होते हैं, और उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है या दैहिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। और जो 23वां जोड़ा होता है वो 22 जोड़ों की अपेक्षा भिन्न होता है, उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अर्थात ये लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है, जो XY के रूप में होता है, और जो ऑटोसोम होता है वो XX के रूप में होता है। तो देखिए, यहाँ मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, यहाँ एक मेल है, ये जो है एक नर है, और यहाँ एक मादा है। तो नर में देखिए 44 XX प्लस एक XY होता है। तो यहाँ देखिए, इसमें 44 प्लस XY है, और मादा में 44 प्लस XX है, क्योंकि मादा में जो होता है लिंग गुणसूत्र एक समान होता है, वो भी XX के रूप में। और जब इसमें लिंग निर्धारण होता है तो ये दो पार्ट में होता है,
जो नर का लिंग निर्धारण होता है तो इसमें से जो गुणसूत्र होता है एक 22 प्लस x के रूप में होता है और दूसरा 22 प्लस y के रूप में होता है। और वही मादा में इसमें भी दो तरह से होता है, लेकिन इसमें 22 प्लस x और 22 प्लस x के रूप में होता है। और जैसे ही नर का x और मादा का x दोनों का संलयन होता है तो वहां मादा का निर्माण होता है, मादा युग्मक बनता है, अर्थात वहां लड़की की निर्माण होती है। और जब नर का Y और मादा का X लिंग मिलता है तो वहां नर का निर्माण होता है, अर्थात लड़का का जन्म होता है। और यहाँ जब XX दोनों का XX गुणसूत्र मिलता है तो लड़की का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण का जो गुणसूत्र होता है वो नर में उपस्थित होता है, न कि मादा में। तो हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण नर पे निर्भर करता है, मादा पर नहीं। तो देखिए गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। तो जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला है कायिक गुणसूत्र और दूसरा है लिंग गुणसूत्र। तो देखिए कायिक गुणसूत्र क्या होता है, तो ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो दैहिक लक्षणों का निर्धारित करते हैं, उसे कायिक गुणसूत्र कहा जाता है या दैहिक गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र। तो देखिए लिंग गुणसूत्र क्या होता है, लिंग निर्धारण के लिए जो गुणसूत्र होता है उसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, अर्थात लिंग गुणसूत्र के द्वारा ही लिंगों का निर्माण होता है। तो देखिए कायिक गुणसूत्र XX और लिंग गुणसूत्र XY होता है। तो इस प्रकार से हम लोग गुणसूत्र पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो देखिए जिस तरह से मानवों में लिंग निर्धारण होता है ठीक वैसे ही पक्षियों में भी लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए मानवों से कुछ विपरीत होते हैं। इनमें लिंग का निर्धारण मादा पक्षी के द्वारा होता है और इसमें मादा पक्षी जो होती है विषमजात को दर्शाती है और जो नर पक्षी होता है वो समजात को दर्शाता है। तो देखिए इनमें जो मादा पक्षी होती है उसमें लिंग गुणसूत्र ZW होता है और जो नर होता है उसमें ZZ होता है लिंग गुणसूत्र। अब जब इसमें से मादा का Z और नर का Z दोनों मिलता है, मतलब संलयन होता है, तो वहां नर पक्षी का निर्माण होता है। अर्थात नर पक्षी बनती है। लेकिन जब मादा का W गुणसूत्र और नर का Z का संलयन होता है तो वहां मादा पक्षी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है और पक्षियों में यही एक खासियत है कि इसमें मादा पक्षी जो होती है विषमजात को प्रदर्शित करती है, अर्थात लिंग निर्धारण मादा के द्वारा होता है। तो लिंग निर्धारण वाला गुण मादा पक्षी में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण। तो देखिए ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो जो ड्रोसोफिला होता है तो ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी गुणसूत्र उपस्थित होता है, जिसमें से पहला
नहीं, जिसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा जो गुणसूत्र होता है नर तथा मादा दोनों में एक समान होता है, लेकिन जो पहला गुणसूत्र होता है उसमें से मादा का तो समान होता है, लेकिन नर जो होता है विषम जात को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात उनमें लिंग का निर्धारण नर ड्रोसोफिला के द्वारा होता है, अर्थात लिंग गुणसूत्र वाले जो लिंग निर्धारण वाले गुणसूत्र होते हैं वो नर ड्रोसोफिला में होता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। तो देखिए, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण से पहले हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खियां 3 प्रकार की होती है। एक पहली जो थी रानी मक्खी, दूसरी श्रमिक मक्खी तथा तीसरी नर मक्खी होती है। तो देखिए, इसमें अब लिंग निर्धारण, इन तीनों मक्खियों में अलग अलग प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, जिसमें से रानी मक्खी। तो देखिए, रानी मक्खी जो होती है द्विगुणित होती है तथा पूर्ण रूप से विकसित होती है और उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं तथा इसका निर्माण निषेचित अंडे के द्वारा होता है। तो देखिए, यहाँ जो रानी मक्खी है यह द्विगुणित होती है तथा पूर्ण रूप से विकसित मादा है और ये निषेचित अंडे के द्वारा उत्पन्न होती है और इसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है श्रमिक मक्खी। तो देखिए, श्रमिक मक्खी भी द्विगुणित होती है, पूर्ण रूप से विकसित होती है और इसका भी उत्पन्न निषेचित अंडे के द्वारा होता है, लेकिन इसमें जनन भाग विकसित नहीं होता है, अर्थात श्रमिक मक्खियां जो होती है उसमें जनन भाग नहीं होता है और वो जनन नहीं करती है। तो देखिए, यह भी द्विगुणित होती है तथा निषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं और इनमें जनन अंग का विकास नहीं होता है और इनमें भी 32 गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए, इसमें भी 32 गुणसूत्र होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है नर मधुमक्खी। तो देखिए, नर मधुमक्खी क्या होता है, जो रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियों से अलग होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये अगुणित होते हैं और इनका निर्माण जो होता है अनिषेचित अंडे से होते हैं और इनमें केवल 16 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। तो देखिए, यह अगुणित होते हैं, अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होते हैं और इनमें 16 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सहलगनता। तो देखिए, सहलगनता क्या होता है। तो जब लिंग का निर्धारण होता है तो लिंग निर्धारण के समय उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनमें लिंग निर्धारण वाले गुण के लक्षण के अपेक्षा नहीं, गुणसूत्र जो होते हैं उनमें लिंग निर्धारण गुणसूत्रों में लिंग निर्धारित जीन के अपेक्षा कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं संतति में और वो प्रदर्शित होते हैं। तो देखिए, उसे सहलगनता कहते हैं। तो क्या है कि एक ही क्रोमोसोम पर उपस्थित वे जीन अथवा एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं और उसी स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं और एक दूसरे से संलग्न होते हैं और ऐसी घटना को सहलगनता कहते हैं। तो देखिए, जब लिंग निर्धारण में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उनमें कुछ ऐसे भी जीन उपस्थित होते हैं जो पृथक नहीं होते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी अवस्था में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना होती है उसे सहलगनता कहते हैं। तथा जो जीन अर्धसूत्री के विभाजन पृथक न होकर वो संतति में प्रदर्शित होता है उस जीन को सहलग्नित जीन कहते हैं। डब्ल्यू बेटेसन एवं आरजे पेनेट ने
1906 ईस्वी में एक प्रयोग किए थे और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने सहलगनता को सिद्ध किए। तो देखिए इस प्रयोग में उन्होंने दो अलग अलग बीज वाले पौधे को लिए, जिनमें से एक बैंगनी तथा लंबे परागण वाले पौधे थे और दूसरा लाल तथा गोल परागण वाले पौधे थे, और दोनों पौधे को आपस में क्रॉस करवाएं। क्रॉस करवाने के बाद उन्होंने देखे कि F1 पीढ़ी में जो भी पौधा प्राप्त हुआ वो बैंगनी तथा लंबे परागण वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर F1 पीढ़ी को पुनः स्व परागण करवाए तो F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधे बैंगनी तथा लंबे परागण वाले, गोल तथा लंबे परागण वाले प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से यहाँ हुआ क्या कि जो F1 पीढ़ी में प्राप्त जो सभी पौधे एक समान थे, लंबे तथा बैंगनी फूल वाले थे, तो यहाँ सहलगनता देखने को मिला, क्योंकि जो जनक में उपस्थित था वो जीन प्रदर्शित हो गया और बिना पृथक हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किए। और तो देखिए यहाँ ये बैंगनी फूल तथा लंबे परागण वाले को लाल फूल तथा गोल परागण वाले के साथ संकरण किए। तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में सभी पौधे बैंगनी तथा लंबे परागण वाले प्राप्त हुए थे, लेकिन जब F1 पीढ़ी को उन्होंने स्वयं स्व परागण करवाए तब प्राप्त पौधे का अनुपात लक्षणीय अनुपात 7:1:1:7 था, जिनमें से 7 लंबे तथा बैंगनी फूल तथा लंबे परागण वाले पौधे बने, और एक बैंगनी फूल वाले तथा गोल परागण वाले पौधे बने, और एक लाल तथा लंबे परागण वाले पौधे का निर्माण हुआ, और 7 गोल तथा लंबे परागण वाले पौधे का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किए। तो देखिए संलग्नी जीन क्या होता है, जो जीन संलग्नता के दौरान जो जीन क्रोमोसोम से बिना पृथक हुए प्रदर्शित होते हैं अगले पीढ़ी में, उस जीन को संलग्नी जीन कहा जाता है। और ये जो सहलगनता है उसकी खोज सर्वप्रथम थॉमसन मार्गर नामक वैज्ञानिक ने ड्रोसोफिला पर किए थे। नेक्स्ट है लिंकेज के प्रकार। तो देखिए लिंकेज यानी सहलगनता के प्रकार। तो जो लिंकेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला पूर्ण लिंकेज तथा दूसरा अपूर्ण लिंकेज। तो देखिए पूर्ण लिंकेज क्या होता है, तो पूर्ण लिंकेज वो होते हैं जब लिंग निर्धारण के दौरान क्रोमोसोम का गुणसूत्र का विभाजन होता है, तब उनमें उपस्थित क्रोमोसोम पर जीन बिना पृथक हुए पूर्ण रूप से अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, तो उसे पूर्ण लिंकेज कहा जाता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है वहां जो जीन होता है। और देखिए ड्रोसोफिला में इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है अपूर्ण लिंकेज। तो अपूर्ण लिंकेज क्या होता है कि जब गुणसूत्रीय विभाजन होता है तो क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन होता है वो अपूर्ण रूप से प्रदर्शित होते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से वो प्रदर्शित नहीं होते हैं, उसे अपूर्ण लिंकेज कहा जाता है। और इसका उदाहरण मक्का होता है। तो देखिए मक्का में अपूर्ण लिंकेज देखा गया है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।